हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक सोनी है। स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, ट्वेल्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू मैट्राइसेस जो हम पढ़ रहे हैं, आज उसकी अगली क्लास है, क्लास नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आप व्यू के विभिन्न प्रकार। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि वर्ग आप व्यू क्या होता है। अगर आपको याद हो, पिछली क्लास बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार से वर्ग होता है, वर्ग जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, वैसे वर्ग आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। इसमें देखिए 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 ही स्तंभ हैं, तो पंक्ति स्तंभों की संख्या बराबर है, इसलिए वर्ग आव्यूह कहलाता है। दोस्तों, वर्ग आव्यूह के विभिन्न प्रकार जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि विकर्ण क्या होता है। ये सारे विभिन्न प्रकार जो है विकर्ण पर डिपेंड करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वर्ग में जो शीर्ष होते हैं, एक ये पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है, ये तीसरा और ये चौथा, तो शीर्ष 1 और 3 को मिलाने वाली जो रेखा होती है और 2 और 4 को, ये विकर्ण कहलाते हैं। तो जिस प्रकार से वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, वैसे वर्ग आव्यूह में भी दोस्तों 2 विकर्ण होंगे। देखते हैं, गौर करते हैं। देखिए, एक विकर्ण ये रहा और दूसरा विकर्ण ये रहा। तो दोस्तों, ये जो विकर्ण है, येलो कलर से हमने साइड किया है, जो पहले अवयव से स्टार्ट होता है, ये पहला अवयव है हमारे आव्यूह का, इस विकर्ण को दोस्तों हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। और जो बचा हुआ शेष विकर्ण है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, इसको हम बोलते हैं सहायक विकर्ण। यहाँ मैंने लिखा नहीं है बिकॉज इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमें केवल मुख्य विकर्ण को देखना है। मुख्य विकर्ण हमें दिखाई दे गया है। अब इस मुख्य विकर्ण के आधार पर ही वर्ग आव्यूह के प्रकार बनते हैं। प्रकार कहना चाहिए, एक प्रकार से अवयव कहना चाहिए, या कहना चाहिए उसी की नया रूप है। तो अगर वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर, ये आपको मुख्य विकर्ण दिख रहा है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव, देखिए सारे अवयव 0 हो जाएं, तो ये जो आव्यूह है ये कहलाता है विकर्ण आव्यूह, कहलाता है विकर्ण आव्यूह। लेकिन ध्यान रखना है कि मुख्य विकर्ण कोई अवयव 0 नहीं होना चाहिए। मुख्य विकर्ण को छोड़कर, कथन पे ध्यान दीजिए, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव 0 नहीं है, a है, 2 है, z है, बाकी छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 हो, तो ऐसा आव्यूह कहलाता है विकर्ण आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह का एक विशेष प्रकार विकर्ण आव्यूह है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई आव्यूह विकर्ण आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह जरूर होगा, बिकॉज वर्ग आव्यूह का ही प्रकार विकर्ण आव्यूह है। अब दोस्तों, विकर्ण आव्यूह, ये निशान से लगाएं को समझ में, वर्ग आव्यूह का ही एक विशेष भाग विकर्ण। अब विकर्ण से विशेष होता है दोस्तों ये अदिश आव्यूह। इसमें क्या होता है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सारे अवयव 0 होते हैं, तो एक प्रकार से विकर्ण आव्यूह तो हुआ। लेकिन खास क्या हो जाता है, खास ये हो जाता है कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव बराबर होते हैं। देखिए ए, तो ऐसा आव्यूह कहलाता है दोस्तों अदिश आव्यूह। ऐसा आव्यूह कहलाता है अदिश आव्यूह। तो हम कह सकते हैं कि जो अदिश आव्यूह है वो एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह है, एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह है। और उसमें खास बात ये है कि उसके सारे अवयव बराबर होते हैं। तो वर्ग आव्यूह का ही एक खास प्रकार है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह का एक खास प्रकार अदिश आव्यूह। और अब अगला अदिश आव्यूह का एक खास प्रकार इकाई आव्यूह। ये बहुत महत्वपूर्ण, आगे जाके जब आप देखेंगे, गुणनफल पढ़ेंगे आव्यूह का, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इकाई आव्यूह। इसमें क्या होता है, ये अदिश आव्यूह है, तो ये अदिश आव्यूह, इसमें होता क्या है दोस्तों कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव 0 है, तो विकर्ण हो गया। फिर बराबर होने के साथ साथ अवयव 1 होते हैं, 1 1 1, इसलिए हम इसको दोस्तों इकाई आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह। तो ये तीर शिला की आपको याद रहे कि विकर्ण आव्यूह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है, अदिश आव्यूह एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह है, या कह सकते हैं वर्ग आव्यूह, और इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह भी है, विकर्ण आव्यूह भी है और वर्ग आव्यूह भी है। तो ये स्थिति आपको याद रखते हैं कि भाई ये एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं। इसलिए मैं आपको इतना डीपली बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ सत्य असत्य आते, ट्रू फॉल्स आते। थोड़ा सा भी आप ध्यान से नहीं पढ़े कथन तो कुछ का कुछ हो जाता है। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप ध्यान दें। चलिए, अब हम इनकी समझ चुके हैं, तो हम इनको परिभाषाएं देखिए। पहले विकर्ण आव्यूह की परिभाषा, ऐसा वर्ग आव्यूह, आपके सामने वर्ग आव्यूह बना है 3x3 का यहाँ पे, जिसमें मुख्य विकर्ण, ये वहाँ का मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सारे अवयव 0 होते हैं। मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सारे अवयव 0 होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है दोस्तों। अब नई चीज़ क्या सीखना हमें, ये इसको इस तरह से दर्शाते हैं, डायगोनल, DIAG शॉर्ट फॉर्म है डायगोनल का। डायगोनल मैं यहाँ लिख देता हूँ, DIAGONAL। डायगोनल जो है यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म DIAG लिखा है, डायगोनल ऑफ
236 का मतलब होता है 2 3 6 का विकर्णाव्यूह। आपकी जानकारी से हमने कहीं पे लिखा है डायगोनल ऑफ 2 5, तो मतलब 2 अवयव हैं जो विकर्ण में रहेंगे, 2 5 ये, और यहाँ 0 0। इसी प्रकार से अगर कहीं लिखा है डायगोनल ऑफ 1 2 3 4, तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? हम ऐसे बनाएंगे, देखिए गौर कीजिएगा। विकर्ण में 1 2 3 4 ये विकर्ण में लिख लिए, बाकी सारे अवयव हमें जितने अवयव हुए हैं वो सब 0 रखने हैं आप, तो ये 4/4 का बन जाएगा। बनेगा दोस्तों 4/4 का, बिकॉज विकर्ण आव्यूह का मतलब ये है कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हम समझेगा, इसको याद रखिएगा, काफ़ी काम में आ जाता है क्योंकि सिम्बलाइजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो हमें कभी नहीं भूलनी कि विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण कोई अवयव 0 नहीं होना चाहिए, मुख्य विकर्ण को छोड़कर 0 होते, ना कि अन्य कोई अवयव। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह प्रकार से विकर्ण आव्यूह है, तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। देखिए ये देखिए 3 3 3, आप 2 2 2 लिख दें, 5 5 5 लिख दें, अदिश आव्यूह ही कहलाएगा। अगली परिभाषा पे आ जाते हैं जो कि है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह को दोस्तों मैंने एक और नाम लिखा है तत्समक आव्यूह। गुणनफल के लिए तत्समक अवयव होता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश नेम, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इसका नाम है। विशेष ध्यान नाम याद रखना है हमें। परिभाषा वही सिंपल, ऐसा अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होते, देखिए 1 1 1 होते हैं। तो एक प्रकार से अदिश भी है, विकर्ण भी हो, वर्ग तो होगा ही होगा, पूरा वर्ग आव्यूह कई प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे हम दोस्तों आई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसका नाम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, I3 का मतलब ये होता है कि तृतीय कोटि का 3/3 का इकाई आव्यूह है। जैसे अगर हम I2 लिखना चाहें, I2 तो द्वितीय कोटि का लिखेंगे, 1 1, मुख्य विकर्ण में 1 1 और बाकी सब जगह 0 0। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका जवाब चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुख्य विकर्ण आपके सामने है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव 0 हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कई लोग इसका आंसर लगा देंगे एक विकर्ण आव्यूह, क्योंकि उनको लगेगा कि यार मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव तो 0 हैं, तो विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि विकर्ण आव्यूह तब होता है जब मुख्य विकर्ण का कोई अवयव 0 है। ये बात जरूरी है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 हैं, लेकिन मुख्य विकर्ण का अवयव भी तो 0 है, तो इसमें ना विकर्ण आएगा, ना अदिश, ना मात्रक। मात्रक आव्यूह इकाई आव्यूह का एक और नाम है, मैंने आपको बताया, कई नाम बताए जाएंगे आपको इकाई आव्यूह के। तो इसका सही जवाब आएगा इनमें से कोई नहीं। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते, शायद आप भी हुए होंगे कन्फ्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो MP बोर्ड 2008 में आया था, मैंने आपसे कहा था कि आप काफ़ी नाम याद कर लीजिए प्लीज़ इकाई आव्यूह के, तो वो आपके सामने है, आप आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हो गया, अब मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। तत्समक आव्यूह को मतलब इकाई आव्यूह होता है, क्या होता है इकाई आव्यूह? एक पहले हम इकाई आव्यूह बना लेते हैं। क्या होता है इकाई आव्यूह? देखिए यहाँ बन चुका है। इकाई आव्यूह क्या होता है? मुख्य विकर्ण के सारे अवयव होते हैं 1, ठीक है, और बाकी सारे अवयव 0। अब यहाँ इन्हें लिखा है सभी अवयव 0, ऐसा तो सही नहीं है। मुख्य विकर्ण का ये भी सही नहीं है। इसको पढ़िए, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हों और शेष अवयव 0, तो ये सही जवाब। इतने सरल क्वेश्चन आते पेपर। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट हम देख रहे हैं अगला टाइप आव्यूह का, जो अभी हमने विकर्ण के अकॉर्डिंग देखा। विकर्ण तो हमेशा ज़रूरी है भाई दोस्तों। तो देखिए वर्ग आव्यूह है, ठीक है, वर्ग आव्यूह, ये इसके विकर्ण है, क्लियर हो गया जो अभी हमने देखा। अब हम करने वाले हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य जो हम कर रहे हैं उनके पहले आपको फिर से रिवीजन करा दूँ। वर्ग आव्यूह जो है उसी का एक प्रकार है विकर्ण आव्यूह। तो हर विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है दोस्तों कि हर वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो। अब दोस्तों हम जाएंगे आगे। विकर्ण आव्यूह का ही एक रूप है दोस्तों अदिश आव्यूह। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हर अदिश आव्यूह वास्तव में विकर्ण आव्यूह है, ठीक है, पर हर विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह होगा ये जरूरी नहीं है। ये देखिए विकर्ण है पर ये अदिश नहीं है। आगे और आखिरी इकाई आव्यूह, हर इकाई आव्यूह वास्तव में एक अदिश आव्यूह है या एक विकर्ण आव्यूह हम कह सकते हैं, पर इसका विपरीत सत्य नहीं है। अब आ जाते हैं हम सत्य सत्य पे। तुरंत 6 के 6 के ट्रू फॉल्स आपको जल्दी जल्दी लिखने हैं। मैं आपके सामने सारे रख रहा हूँ, फिर एक करके डिस्कस करूँगा, लेकिन आप कमेंट में लिख सके ऐसे सारे रख रहा हूँ। पहला लिखा है प्रत्येक विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। ये सत्य है दोस्तों कि विकर्ण आव्यूह की जो
अवधारणा वो रखी वर्गाव्यूह, लेकिन उसका उल्टा प्रत्येक वर्गाव्यूह विकर्णाव्यूह होता है, ये गलत है, ये फॉल्स है। अगला है दोस्तों प्रत्येक अदिशाव्यूह एक विकर्णाव्यूह, बिल्कुल सही। अदिशाव्यूह आप बना लीजिए, कोई भी अदिशाव्यूह बना लीजिए, मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर होते हैं, बाकी सारे अवयव जीरो होते हैं, तो भाई ये अदिशाव्यूह है तो ये विकर्णाव्यूह तो हो गई, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक विकर्णाव्यूह एक अदिशाव्यूह होता है, गलत। आप एक अदिशाव्यूह देखिए 1 3 2, पर ये विकर्णाव्यूह तो नहीं है दोस्तों, ये सॉरी ये प्रत्येक ये विकर्णाव्यूह है दोस्तों, पर ये अदिशाव्यूह तो नहीं है, तो इसका हो जाएगा फॉल्स, मतलब उल्टी कथन हुआ। प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्णाव्यूह होता है, बिल्कुल सही। कोई भी इकाई आव्यूह आप बनाएंगे वो विकर्णाव्यूह होगा, बिकॉज उसके मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे, बाकी सारे अवयव जीरो होंगे, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा फॉल्स। अगर दोस्तों आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कथन को दोबारा पढ़िए और कोशिश करिए आंसर्स देने की, बिकॉज पेपर में क्या कथन आएगा वो हमें नहीं पता है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं वर्गाव्यूह के अगले वर्गीकरण पे, जो कि है त्रिभुजीय आव्यूह। दोस्तों त्रिभुजीय आव्यूह से नाम से स्पष्ट है कि वर्गाव्यूह जो होता है उसमें कोई त्रिभुज बनता होगा। भाई महत्व इसमें भी उसी चीज़ का है, मुख्य विकर्ण। तो अब आप ध्यान से देखिए कि त्रिभुजीय आव्यूह जो है वो मुख्य विकर्ण की सहायता से ही बनेगा। वर्गाव्यूह में हम 2 प्रकार से काम कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने क्या किया है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव जीरो कर दिए हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। देखिए इससे क्या हुआ है कि सारे अवयव ऊपर एक त्रिभुज के रूप में जमा हो गए। ठीक है, एक इस तरफ हमने काम किया है। इसमें हमने क्या किया है कि मुख्य विकर्ण जो है आपका A to Z, इसके ऊपर के सारे अवयव मैंने जीरो कर दिए हैं, तो बाकी सारे अवयव एक त्रिभुज के रूप में जमा हो गए, तो ये कहलाते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। ये ऊपर त्रिभुज बनाए इसलिए इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ये नीचे त्रिभुज बनाए इसलिए इसको बोलते हैं निचला त्रिभुजीय आव्यूह। कितना सिंपल है, सरल सा कंसेप्ट है कि यदि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव जीरो हैं तो बचा क्या, ऊपर का हिस्सा, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। और अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव जीरो हैं तो बचा क्या, नीचे के अवयव, मतलब निचला त्रिभुजीय आव्यूह। इसमें दोस्तों वैसी कोई शर्त नहीं है कि कोई मुख्य विकर्ण का अवयव जीरो नहीं हो सकता है। इस शर्त से कमाल ये होता है कि अगर आपके पास विकर्ण आव्यूह है, जो विकर्ण आव्यूह होता है उसके देखिए आप, अगर आप कोई आपसे कहे कि भाई विकर्ण आव्यूह क्या है, तो वो दोनों है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर के सारे अवयव जीरो हैं मुख्य विकर्ण के, तो ऊपरी नीचे के सारे अवयव जीरो हैं तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह भी है, और ऊपर के सारे अवयव जीरो हैं तो निचला त्रिभुजीय आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह भी होता है और निचला त्रिभुजीय आव्यूह भी होता है। चलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं है। यदि शून्य आव्यूह भी अगर वर्ग आव्यूह है शून्य वाला, तो वो ऊपरी त्रिभुजीय भी हो जाएगा और निचला है, सब ये वर्ग आव्यूह के ही प्रकार। अब दोस्तों अगला सवाल जिसका जवाब आपको देना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस चित्र में दिए गए आव्यूह जो है वो क्या है। क्लियर, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह देख लीजिए आप, नीचे की तरफ एक त्रिभुज बन रहा है और ऊपर के सारे अवयव जीरो है, तो ये निम्न त्रिभुजीय। अगला जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। ये है आपका मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव जीरो, कन्फ्यूजन नहीं करना, नीचे के सारे जीरो मतलब त्रिभुज कहाँ बनेगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। पंजाब सेंट्रल इंजीनियरिंग टेस्ट में भी ये आया है, कर्नाटका सेंट्रल इंजीनियरिंग टेस्ट में भी ये आया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजी वे में हम देख रहे हैं। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है विकर्ण आव्यूह में शून्यों की संख्या। इससे ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिए। एक विकर्ण आव्यूह का क्रम 3x3 है, इसमें कुल कितने शून्य होंगे। सिंपल सर, हम तो कर लेंगे 2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। 3x3 का विकर्ण आव्यूह बन चुका है, चलिए देख लीजिए सर, आपको भी दिख गया होगा, मैंने ही बना लिया, आपको भी दिख गया होगा। आप शून्य गिन लीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसका सही जवाब 6 हो गया, एज ईजी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रम 4x4 है, कुल कितने शून्य, सर इसके भी गिन लेते हैं, 4x4 का बना लिया, ये अपना विकर्ण है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, अब वो 6 ऊपर है तो 6 नीचे होंगे, फिर भी 7 8 9 10 11 12, 6 6 12, इसका सही जवाब 12। चलिए दोस्तों, लेकिन चूंकि मैं तो भाई डायरेक्ट एनिमेशन से ला रहा हूँ, इसको लिखने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों। अब मैं चाहूँगा कि आप अगले का आंसर बताएं मुझे। ये देखिए, चलिए देखिए कितना टाइम आपको लगता है, कौन 10 सेकंड में इसका सही जवाब कमेंट कर पाता है, तो आपको समझ में आएगा कि इतना भी ईजी नहीं है। देखिए किसी का कमेंट आया है कि नहीं आया है। चलिए देखा आपने, काफ़ी टाइम लग गया आपको 6x6 में, ये मैंने बना लिया तुरंत। अब आप गिनते रहिए जीरो इसके। हमें ये समझना होगा दोस्तों कि 6x6 में 6 अवयव तो मुख्य विकर्ण के होगा, 36 टोटल अवयव होते हैं। टोटल कितने अवयव होते हैं, 36। 6 मुख्य विकर्ण के कम कर दो 30, क्यों शून्य गिनना है,
शून्य क्यों गिनना है, आप यहाँ देख लीजिए 3/3 में कितने अवयव होते हैं 9, 3 कम कर दो 6 आ गए। 4/4 में कितने अवयव होते हैं 16, 4 कम कर दो 12 अवयव। तो मुख्य विकर्ण के अवयव छोड़ दो आप तो आपका आंसर आएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज अभिषेक सर आपको इससे भी सरल मेथड बताएंगे। वो मेथड है ये, n क्रॉस n कोटि के विकर्ण आव्यूह शून्यों की संख्या होती है n इंटू n माइनस 1। इसका क्या मतलब है, 6/6 का है तो आप इसको कर दीजिए 6 गुणा 5, ये आ गया आपका 30, खत्म। ये देखिए 3 है तो 3 दूनी 6, इसका 6 आ गया। 4 है तो 4 तेरी 12। अगर कोई आपसे पूछे 5/5 में, तो 5/5 में आप क्या कर देंगे 5 गुणित 4, सीधा आंसर आएगा 5 चौके 20। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन ला रहा हूँ। अब मैं चाहूँगा कि आप इस ट्रिक की सहायता से एक बार और कर लेते हैं 7/7 का मैट्रिक्स है, तो विकर्ण आव्यूह में कितने शून्य होंगे 7 गुणित 6, जो कि होता है आपका 42, 42। इतना ईजी है। चलिए अब आपके सामने 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, जल्दी से इनके आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों टाइम अप। 8/8 है यहाँ पे, इस समय 8 में गुणा करेंगे हम 7 का, 8 7 56। 10/10 में गुणा करेंगे 9 का, 10 नाम 90। 21 तो 21 से 20 का गुणा करेंगे आएगा 420। देखिए कितनी स्पीड में हो गया। लेकिन ट्रिक समझने के पहले दोस्तों कंसेप्ट समझना होता है, जो हमने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिभुजीय आव्यूह में न्यूनतम शून्यों की संख्या। देखिए शून्य तो हम गिन सकते हैं, न्यूनतम क्यों लिखा है इसको समझ लीजिए आप। देखिए त्रिभुजीय आव्यूह है, इसमें 1 2 3 0 है, तो न्यूनतम क्यों लिखा है, क्योंकि त्रिभुजीय आव्यूह कोई शर्त नहीं होती। ये मुख्य विकर्ण का भी 0 हो सकता है, ये अवयव भी 0 हो सकता है। तो न्यूनतम मतलब कम से कम 3 शून्य तो होंगे, बिकॉज मुख्य विकर्ण के ऊपर तो शून्य होंगे ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है न्यूनतम। इसका क्वेश्चन ही तब बनता है जब न्यूनतम शून्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं यहाँ पे 4/4 के मैट्रिक्स में गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6। मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि गिनते रहें चित्र बनाते रहें, कोई ट्रिक चाहिए सर। बहुत सिंपल ट्रिक है। उसमें यार अपन ने क्या किया था कि विकर्ण के ऊपर नीचे दोनों गिने थे, अपन को केवल ऊपर वाले गिनने पड़ेंगे या नीचे वाले। तो जो पुरानी ट्रिक थी उसी का आधा कर देंगे तो 0 आ जाएंगे, मतलब n-1/2। जैसे यहाँ पे देखिए 3/3 का है, तो अपने विकर्ण आव्यूह में 0 की संख्या कितनी आई, 3 दूनी 6, आधे कर दीजिए 6 के आधे कितने हुए 3, तो आंसर आ गया 3। जैसे यहाँ पे 4/4 का आव्यूह है, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग विकर्ण आव्यूह में शून्य कितने होंगे 4 3 12, 12 के आधे कर दीजिए दोस्तों, 12 के आधे कर दीजिए तो आंसर 6 आ गया। जैसे यहाँ आंसर 3 आ गया, वैसे यहाँ आंसर 6 आ गया। बहुत ईजी है। चलिए अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव रखते हैं, प्लीज़ आप इनके आंसर बताइएगा, सही आंसर बताइएगा दोस्तों। मैं समझ रहा हूँ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आपको मज़ा आना चाहिए, सवाल सही होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा हम सभी को। चलिए दोस्तों टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे ये आव्यूह है 4/4 का, तो इसका आंसर आएगा 4 गुणा 3/2। तो 4 3 12/2, 12/2 हो गया आपका 6। सही जवाब 6। काफ़ी लोगों ने शायद 12 लगा दिया, मुझे नहीं पता। ये 8/8 का आव्यूह, इसका आंसर आएगा 8 गुणा 7/2। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 7 28। इसका सही जवाब है 28। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। दोस्तों आज का हमारा आखिरी टॉपिक है आव्यूह के अवयवों से आव्यूह की पहचान। दोस्तों हमारी ये सभी स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो कंसेप्ट नहीं पढ़ते। कहीं कहीं बुक में एक ऑब्जेक्टिव देख लिया, उसको पढ़ लिया। ये जो मैं आपको आज या कल मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन बुक में नहीं दी, खास करके आज की तो बिल्कुल नहीं दी। पर अन्य बुकों में आप देखिए कभी एक क्वेश्चन आ गया, सिंबल का मतलब समझ में नहीं आता, पर हमने शुरू से बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, तो इसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप दोस्तों ये कंसेप्ट समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका आव्यूह का जो सिंबल का नॉलेज है वो बहुत बहुत तगड़ा है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे एक 3/3 का आव्यूह बना रहे हैं, बिकॉज हम केवल वर्ग आव्यूह की ही बात कर रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हमारा 3/3 का आव्यूह बन गया। वैसे तो दोस्तों बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको यहाँ पे पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, फिर ये पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, आपको पता ही थी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ 11 12 13 21 22 23 31 32 हर अवयव का नाम। पर अब दोस्तों हम एक खास चीज़ सीख रहे हैं कि शब्दों में ना कह के हमारी परिभाषा को सिंबल में कहना।
इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ये हमारा मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के आप देखें, आप 11, 22, 33, आप सभी जानते हैं कि हम पहले अवयव को आई बोलते हैं, आई बोलते हैं पहले अवयव को, और दूसरे अवयव को हम जे बोलते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम मुख्य विकर्ण के अवयव को क्या बोलेंगे, सिम्बलाइजेशन। देखिए पहले अवयव को देखिए, A11, A22, A33। इसमें देखिए I1 है, J भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि अगर I बराबर J है तो वो कहलाएगा मुख्य विकर्ण के अवयव, और I बराबर नहीं J तो लिखेंगे मुख्य विकर्ण को छोड़कर अवयव। इन दोनों को विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत टफ टॉपिक है ये। तो जब कहीं लिखा कि I बराबर J मतलब मुख्य विकर्ण के की बात कर, अगर कहीं लिख दिया कि I बराबर J तब AIJ बराबर 0, मतलब मुख्य विकर्ण वाले अवयव 0, और I डज नॉट इक्वल तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर अवयव 0। आशा करता हूँ आप मेरी बात थोड़ी बहुत समझ पाए होंगे, आगे बढ़ेंगे आएगी चीज़ समझ में। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव। नीचे के अवयव देख लीजिए आप, ये अवयव देखिए A21, फिर A31, A32। इसमें देखिए कि I और J बराबर तो नहीं है, पर एक खास बात देखिए, 2 जो है बड़ा है 1 से, मतलब I J से बड़ा है। 3 बड़ा है 1 से, मतलब I J से बड़ा है। 3 बड़ा है 2 से। तो हम सीखेंगे मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव होते हैं उनमें दोस्तों I बड़ा होता है J से। अब हम कहाँ आएंगे? अब हम आएंगे मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव। गौर कीजिएगा, A12, A13, A23। दोस्तों यहाँ देखिए आप, एक छोटा है 2 से, एक छोटा है 3 से, 2 छोटा है 3 से। तो इसका मतलब है कि अगर I छोटा है J से तो उसका मतलब होगा मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव। चलिए दोस्तों आप इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। I बड़ा है J से तो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव, I छोटा है J से तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव। ये देखिए ये नीचे जा रहा है, ऊपर इसको देखिए अब नीचे जा रहा है तो नीचे के अवयव। और ये देखिए ये लाइन देखिए आप, ये वाली लाइन ये नीचे जा रही है तो ये नीचे के अवयव, ये ऊपर जा रही है तो ये ऊपर के अवयव। तो तुक्का है दोस्तों, बाकी आप याद रख पाएँ तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो याद होगा कि I अगर J के बराबर है तो मतलब किसकी बात हो रही है? मुख्य विकर्ण के अवयव की। अगर I J के बराबर नहीं मतलब मुख्य विकर्ण को छोड़कर, कई बार परिभाषा बोलते हैं कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव 0 हैं, उसको संकेत में बोल रहे हैं। I छोटा J मतलब मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव, I बड़ा है J से तो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव, I छोटा है J से तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव। एक दो बार देखिएगा दोस्तों, आपको समझ आएगा, और नहीं आए तो कमेंट करके बताइए, उसको फिर और कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित आव्यूह को पहचान कर उनका नाम लिखिए। बहुत डिस्कशन होना है दोस्तों यहाँ पे। कथन पढ़िए, I डज नॉट इक्वल टू 0, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव 0 हैं। अवयव ये अवयव है दोस्तों और ये पहचान है, तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव 0 हैं, और मुख्य विकर्ण के अवयव 0 नहीं है दोस्तों। तो ये कौन सा आव्यूह हुआ? विकर्ण आव्यूह। आशा करता हूँ आपको परिभाषा याद रही होगी, जब नोट्स बनाएंगे तो 2-3 बार लिखेंगे तो आएगा समझ में। आ जाते हैं, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव 0 हैं। चलिए हम बना ही लेते हैं इस आव्यूह को। मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव 0 हैं, और I बराबर J मतलब मुख्य विकर्ण का अवयव क्या है? X, तो मुख्य विकर्ण का अवयव बना लेते हैं, ये X है दोस्तों। और I डज नॉट इक्वल टू 0, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सब अवयव ये लिखा हुआ है 0 है, ये हो गए 0। तो दोस्तों ये हो गया आपका अदिश आव्यूह, ये कहलाएगा दोस्तों आपका अदिश आव्यूह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों और ध्यान देते यहाँ पर क्या लिखा है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव 0, यही वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी मुख्य विकर्ण के अवयव जो इन्होंने दिए हैं, यहाँ लिखा हुआ है मुख्य विकर्ण के I बराबर 0 मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव 1 है, 1 1 1। तो ये बन गया दोस्तों हमारा इकाई आव्यूह। निश्चित ही इसमें टाइम लगेगा, पर आप एक बार सिम्बलाइजेशन का मतलब समझ जाए तो फिर आप खुद के कथन बनाइए, खुद के क्वेश्चन बनाइए, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, उनसे अपने क्वेश्चन मंगाइए, तो आप फिर बनने लगे। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आती है दोस्तों। चलिए इन दोनों ऑब्जेक्टिव के जवाब आप दे सकते हैं, फिर भी मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है I छोटा है J से। I छोटा है J का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या आपको पता है ये बात कि I छोटा है J का मतलब क्या होता है? मुख्य विकर्ण के कौन से अवयव, ऊपर के अवयव या नीचे के अवयव? ये आपको अपने नोट्स में ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे एक अवयव लिख देता हूँ A11, A12। तो A12 के पहले क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे A22 आएगा, मेरी गलती है।
यहाँ पे ए 21 आएगा, तो ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे i बड़ा है j से, तो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव मतलब i बड़ा है j, तो ये हो गया नीचे के अवयव, और ये हो गया आपका ऊपर के। ऐसे करके आप देख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर ऊपर के अवयव 0 हैं, तो ये कहलाएगा निचला त्रिभुजीय आव्यूह, और यहाँ नीचे के अवयव 0 हैं, तो ये कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। जल्दी ही अगली क्लास अपलोड की जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स बनाइए दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत टफ था, टफ नहीं कह सकते, बहुत ध्यान देने होंगे। नोट्स बनाइए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।